to all of my dear students in this video lecture which is depend on the basic concept of physics, nothing but the foundation of physics. Are you getting? Okay, very good. ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर. और यू सीन ऑल द वीडियोस प्रॉपरली? इफ यस देन वेरी गुड, क्योंकि हर एक वीडियो लेक्चर अगर आप प्रॉपर वे से देखोगे तो ही आपको हर वीडियो लेक्चर का सीक्वेंस समझ में आएगा, साथ में ही कंसेप्ट भी समझ में आएगा. आगे बात समझ में? तो चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को कुछ नए कंसेप्ट के साथ. अब ये नया कंसेप्ट क्या है? हम मोमेंटम किसे कहेंगे? मोमेंटम ऑफ बॉडी के बारे में हमें यहाँ पे देखना है. इस कंसेप्ट के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है. ठीक है, अगर हमें डिस्कस करना है, बढ़ना है, तो शायद ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता भी दी थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज द फार्मूला, इट इज अ स्केलर ऑफ वेक्टर. ये बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताई थी. ना कि मैंने सिर्फ आपको यही बताया था, तो साथ में हमने आपको इनर्शिया इज ऑफ थ्री टाइप्स. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसके बाद में इनर्शिया ऑफ मोशन, उसके बारे में भी हमने आपको बताया था. और साथ में ही हमने डिस्कस किया था बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो ये सभी बातें बेटा हमने आपको लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में बता दी थी. ठीक है, लेकिन हर एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखेंगे तो जाके कहीं हमें मेन एडवांस टर्म समझ में आएंगी. क्योंकि जब तक हमें एबीसीडी नहीं समझती तब तक हमें वर्ड बनाने नहीं आते. समझ में आ रही है बात? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर विद अ न्यू कंसेप्ट जो शुरू होता है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी से. ओके, तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम, मोमेंटम मतलब व्हाट? व्हेन एनी बॉडी इज इन मोशन. जैसे मैं अब मोशन में हूं तो यस इट कंटेन मोमेंटम. सो इट इज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर. ये बात तो आपको भी अच्छे से समझ में आ रही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसको अगर हमें रेस्ट पोजीशन पे लेके आना है तो उस समय उसके ऊपर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. और जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं बेटा, दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ दैट बॉडी एज वेल एज इट्स वेलोसिटी. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इन केस ऑफ द मोमेंटम, व्हाट इज द फार्मूला? सो सिंपल, अ बॉडी इन मोशन हैज मोमेंटम. यस, व्हेनेवर द बॉडी इज इन मोशन देन द बॉडी possesses momentum. The momentum of a body is defined as the product of its mass and velocity. If m is the mass and the body and v is its velocity, then the linear momentum of the body is given by vector p is equal to m into vector v, where p is the linear momentum, m is the mass and v is the velocity. It is a vector quantity. It is a वेक्टर क्वांटिटी. एक बात ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर. वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर. तो ऑब्वियस है हम मोमेंटम को भी कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? वेक्टर. बिकॉज मोमेंटम डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन. व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मोमेंटम. तो अब आगे में एंगुलर मोमेंटम आएगा और कुछ अलग अलग कंसेप्ट आएंगे मोमेंटम को लेके, तो उस समय आपको डरने की कोई बात नहीं. क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी मोमेंटम का मतलब तो पता चल ही गया है, तो उसमें क्या डरना है. अब देखो यहाँ पे, जैसे सिंपल से आपको एक पिक्स दिख रही है यहाँ पे, तो ये पिक्स में आपको ये बताया गया है कि अगर ये दोनों टर्म्स ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर ये मोशन में होते, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स किस में होते? मोशन में होते, तो एक दूसरे से टकराते. दैट मीन्स दे आर इन द मोशन एंड दे possess द मोमेंटम. सो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन दे possess द मोमेंटम. ठीक है, अब चलो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन. मतलब अभी तक हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट देख रहे थे और अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं. तो देखो न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on it, and the change in momentum takes place in the direction of the force. अब देखो, अगर मैंने आपको मोमेंटम नहीं पढ़ाया होता, नहीं बताया होता और डायरेक्ट अगर मैं जंप ले लेती सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, तो बेटा ऑब्वियस है वहां पे हम क्या करते, अगर आपको मोमेंटम ही नहीं समझता तो ठीक है। तो अब देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। यस, rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force apply on it. Yes, जब आप किसी बॉडी के ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो अगर वो मोशन में होंगी तो रेस्ट में आएंगी, और अगर वो रेस्ट में होंगी तो मोशन में आएंगी। दैट मीन्स इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, मोशन के बारे में, दैट मीन्स मोमेंटम। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और आप जिस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए, उसी डायरेक्शन से मोमेंटम भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा। समझ में आ रही बात? तो देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आपको मोशन में लेके आना है या मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लेके आना है, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और जब आप वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो दैट एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यस, अगर मोमेंटम में चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और फोर्स की जो डायरेक्शन रहेंगी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स की, वही डायरेक्शन किसकी होंगी, मोमेंटम की। और यही न्यूटन का सेकंड लॉ है। व्हाट्स दैट? इट इज अ न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म, ध्यान दो यहां पे, सी हियर, यहां पे देखो। यस, फुटबॉल को फुटबॉल प्लेयर ने पैर मारा, पैर मारने के बाद में फुटबॉल मोशन में आ गया। अब मोशन में आया मतलब क्या चेंज हुआ, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। और देखो अब इस फुटबॉल प्लेयर ने इसी डायरेक्शन से, सेम डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया और उसी डायरेक्शन से मोमेंटम क्या हुआ, चेंज हुआ। है सिंपल सी बात। ये फुटबॉल है, फुटबॉल को फुटबॉल प्लेयर ने पैर मारने के बाद में वो स्ट्रेट डायरेक्शन से गया, क्योंकि पैर मारने की डायरेक्शन भी वो थी, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन से अप्लाई हुआ उसी डायरेक्शन से फुटबॉल का मोशन भी चेंज हुआ, मतलब मोमेंटम। सो इट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ rate of change of linear momentum is directly proportional to the external applied force। आगे बात समझ में है, सिंपल सी कंसेप्ट। तो इस तरीके से बेटा ये हुआ न्यूटन्स का सेकंड लॉ। डोंट वरी, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ। नाउ द नेक्स्ट टर्म, एंड द नेक्स्ट टर्म इज इंपल्सिव फोर्स। व्हाट्स दैट? इंपल्सिव फोर्स। अब हम इस इंपल्सिव फोर्स के बारे में देखते हैं। चलो बेटा अब देखते हैं इंपल्सिव फोर्स के बारे में। इंपल्सिव फोर्स किसे कहते हैं? अब तक तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स, वो फोर्स, हर फोर्स के बारे में देखे, और अब हम चलो देखते हैं इंपल्सिव फोर्स के बारे में। चलो देखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, एन इंपल्सिव फोर्स इज अ वेरी ग्रेट फोर्स acting for a very short time on a body। देखिए, impulsive force is a very great force and next point क्या बोला, acting for a very short time on a body, मतलब बहुत कम समय के लिए जो एक ग्रेट फोर्स बॉडी के ऊपर में एक्ट होता है, so that the change in the position of the body during the time the force acts on it may be neglected। अब देखो, बहुत ही कम समय में ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स अगर होता है, मतलब समय इतना सा लग रहा है, लेकिन जो एक्शन हो रही है वो बहुत बड़ी हो रही है, तो उस समय को हम लोग क्या करेंगे, निग्लेक्ट, क्योंकि उतने से समय में एक्शन बहुत बड़ी हो रही है। मतलब उस बड़े वाले धमाके के सामने छोटा वाला टाइम क्या है, निग्लेक्टिंग टर्म। क्या है, निग्लेक्टिंग टर्म। सो देखिए यहाँ पे
Impulsive force is nothing but a very great force, बड़ा force, शाहाना force, ठीक है, acting for a very short time on a body so that the change in the position of the body. अब बॉडी के ऊपर में फोर्स एक्ट होगा तो बॉडी में क्या चेंजेस होंगी, उसकी पोजीशन वगैरह चेंज होंगी. ड्यूरिंग दैट टाइम द फोर्स एक्ट्स ऑन इट. कितने समय में, जब जिस समय में वो फोर्स एक्ट हुआ, और वो टाइम कैसा है, बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ टाइम है, सो दैट कैन बी निग्लेक्टेड. एग्जाम्पल, द ब्लो ऑफ अ हैमर. पता है आपको, हमें घर में जब कोई भी खिले वगैरह ठोकने होते तो हम हैमर से हैमरिंग करते हैं. आपने कभी सोचा है जब आप नेल को खिला हैमर से हैमरिंग करते हो तो हैमर जब नेल को टच करता है तो टच करने के लिए समय लगता है बहुत कम, लेकिन एक्शन कितनी बड़ी होती है, नेल कहां चला जाता है, इनसाइड द वॉल, जहां पे उसको फिट करना होता है. इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंपल्सिव फोर्स. सेकंड, द कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स. द कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स, दो बिलियर्ड बॉल के बीच का कोलिजन. आपको बिलियर्ड गेम के बारे में मैंने बताया था, फिर भी अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता सकती हूँ. याद है जैसे कैरम का गेम होता है वैसा भी बिलियर्ड गेम होता है. टेबल लगाया जाता है, टेबल पे बॉल्स होते हैं व्हाइट एंड रेड कलर के, जैसे हमारे कैरम में गोटियां होती है ब्राउन एंड द ब्लैक, ब्राउन ब्लैक एंड क्वीन होती है वैसा ही. लेकिन हम कैरम की गोटियों को हाथ से स्ट्राइक करते हैं तो बिलियर्ड गेम में एक स्टिक दी जाती है और उस स्टिक की हेल्प से बिलियर्ड बॉल को चारों दिशा में जो होल होते हैं वहां पे डालना होता है. और ये हमें मोस्ट ऑफ द टाइम टेलीविजन पे देखने को मिलता है, जिसे बिलियर्ड गेम कहते हैं. ओके, तो देखिए, एक बिलियर्ड बॉल दूसरे बिलियर्ड बॉल से टकराने के बाद बहुत दूर चला जाता है. टकराने के लिए समय कितना लग रहा है, स्मॉल, लेकिन एक्शन क्या हो रही है, दूर जाने वाली एक्शन हो रही है. तो यही है बेटा कंडीशन ऑफ द इंपल्सिव फोर्स, एग्जांपल ऑफ इंपल्सिव फोर्स. तो समझा इंपल्सिव फोर्स, द ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. So there is a change in the position of a body due to that force in a given interval of time, and that time may be very very short, so that it can be neglected. और ये उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए. और फिर भी अगर आपको नहीं समझे एग्जाम्पल से तो मैं ये लाइव एग्जाम्पल आपके सामने रख रही हूँ. अब आप इसको देखो, बॉल सरफेस पे स्ट्राइक होने के लिए समय कितना लग रहा है, बहुत ही कम, लेकिन उतने कम समय में बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, बहुत ज्यादा हाइट ऑक्यूपाई कर रहा है. ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक होने के लिए बहुत कम समय, ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक होने के लिए बहुत कम समय, लेकिन ऊपर की तरफ आ रहा है. मतलब देखो, हाइट ज्यादा, टाइम उसके कंपेयर में कम. तो यहां पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सा फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स. इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम द लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्ट. आर यू गेटिंग, समझा? स्ट्राइक होने के लिए समय कम और एक्शन कितनी, बॉल बहुत ऊपर तक जा रहा है. तो ये है बेटा इंपल्सिव फोर्स का एग्जांपल. समझ में आ रही बात, समझ में आ गया सब कुछ? चलो अच्छी बात है, वेरी गुड. अब उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया, न्यूटन का सेकंड लॉ भी हो गया, और चलो अब हम देखेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ. मतलब स्टेप बाय स्टेप हम हमारी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं बेटा. आपको कोई डाउट आ रहा है या आपको कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा है बेटा, तो प्लीज आप हमें पूछिए जरूर. ओके, तो देखिए, इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट. यस, अगर हमने कोई भी एक्शन की तो हमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलनी ही मिलनी है. ऑब्वियस है, किसी को एक थप्पड़ मारो, आपके गाल पे दूसरा थप्पड़ अपने आप गिर जाएगा. ये तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का प्रचलित एग्जाम्पल है. ओके, मोस्ट रेप्यूटेड एग्जाम्पल्स बताया गया है, बट इन द जोक फॉर्म. ओके, बट सीरियसली आप कोई भी एक्शन कीजिए बेटा, आपको तुरंत वहीं पे दूसरी रिएक्शन देखने को मिलती है. अगर आपने हाथ से बहुत जम से पंचिंग करते हो, पंचिंग करते समय आपका हाथ तो आगे जाता है, लेकिन पंचिंग करने के बाद आपका हाथ पीछे भी तो आता है. हाथ के एक्शन पंचिंग, रिएक्शन पीछे के साइड में आना. तो यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ है.
To every action there is equal and opposite reaction and they act on the two different. The effect of third law of motion can be observed in many activities in our everyday life. तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के टर्म्स एक्टिविटी हम हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं ना किसी एग्जाम्पल में देखते हैं. चलो देखें तो कहाँ देखने को मिलता है. मैडम तो बता रही है, देख तो ले. देखो आपको डायग्राम क्लियर दिख रही है यहाँ पे, ठीक है. चलो देखो, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विथ अ सर्टेन फोर्स दैट इज द एक्शन. ओके, अगर किसी गन में से हमने बुलेट को फायर किया आगे की तरफ तो ये हुई हमारी एक्शन. अब दूसरा देखो, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. आप पिक्चर में देखते होंगे, जैसे ही गन में से बुलेट फायर हुई हाथ पीछे की तरफ आता है. एक्शन बुलेट आगे जाना, रिएक्शन गन बैकवर्ड डायरेक्शन में आना. तो यही तो एक जिसे हम रिकॉइल फोर्स ऑन द गन कहते हैं. मतलब जिस रिकॉइल वेलोसिटी के साथ गन फिर से प्रिपेयर होती है नेक्स्ट बुलेट को फायर करने के लिए, ये बात है बेटा आपको जो यहाँ पे बताई जा रही है. समझ में आ रहा है ना आपको? तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी गन में से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट आगे आती है, ये हुई एक्शन. लेकिन उसी समय पे तुरंत एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, गन इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल में. वही नहीं, आप यहां पे भी देख सकते हो. देखिए, मैन जैसे बोट पर से कूद के आगे की तरफ आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये कूदता है बोट कहां जाती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में. एक्शन क्या हुई? इंसान आगे की तरफ कूद गया, लेकिन रिएक्शन क्या हुई? बोट जो है वो पीछे की डायरेक्शन. जैसे ही हम बोट पर से कूद के आगे की तरफ आती, बोट पीछे की तरफ सरकती है. तो देखो, एक्शन रिएक्शन, समझ में आ गई? एक्शन रिएक्शन. सो देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन. एक्शन क्या हुई? जंपिंग वाली एक्शन. और रिएक्शन, बोट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इन केस ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. यहां वाला, ये वाला भी सेलबोट वाला एग्जांपल बताया मैंने आपको. आपके सामने मैंने गन का भी एग्जांपल रखा. तो इस तरीके से बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में देखा जाए तो मैंने स्टार्टिंग से ही आपको क्लियर बातें बताई. सबसे पहले हमने डिस्कस किया बेटा किसके बारे में? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. ठीक है, व्हेनेवर एनी बॉडी इज इन मोशन देन इट पजेस द मोमेंटम. एंड अगर हमें उस बॉडी को रेस्ट में लाना है तो उसके ऊपर हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी. और इसी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट नथिंग बट द मोमेंटम. ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसको निकालने का SI फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. अब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताती, मोमेंटम मतलब बोथ द टर्म्स आर इन मोशन. Okay, now the next, listen here. Newton's का second law, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the external applied force, जिसका मैंने example आपको समझा के बताया. And the direction of the momentum is nothing but equal to the direction of applied force, जिसका मैंने ये example आपको समझा के बताया. यही नहीं बेटा, तो मैंने साथ में ही आपके सामने impulsive force का concept रखा. ओके, इट्स अ वेरी ग्रेट फोर्स इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसके मैंने कुछ एग्जांपल आपको थियोरेटिकली बताया और कुछ मैंने आपको प्रैक्टिकली भी यहाँ पे समझा के बताया. ये होने के बाद में फिर हमने डिस्कस किया बेटा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो बहुत ही ज्यादा हमें अच्छे से पता है. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. और इसका भी मैंने एग्जाम्पल आपको एक गन के फॉर्म में बताया, सिंपल डायग्रामेटिकली. तो साथ में मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ये वाला बताया. समझ में आ गया बेटा? मतलब दिखाया मैंने किस तरीके से मैन जंप कर रहा है और किस तरीके से सेल बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है. एक्शन क्या हो रही है? जंपिंग, रिएक्शन. सो इट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो इन दिस वे बेटा we can easily understand all the topics which are involved in the basic concept of physics. और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गए
तो एडवांस कंसेप्ट समझने में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। सो प्लीज कंटिन्यूली वीडियोस देखिए। आने वाले हर एक वीडियो लेक्चर में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड नए कंसेप्ट के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू बेटा एंड हैव अ गुड डे।